नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस क्या होते हैं CSS के अंदर? जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जाते हैं तो ट्रांजिशन करते टाइम हम कुछ कुछ वैल्यूज़ को सेट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जैसे ही इस पर हवर किया जाए तो ये क्या हो जाए, इसकी शेप सर्कुलर हो जाए। तो ये जो सर्कुलर शेप तक होने का इसका सफ़र है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे ही मेरा एलिमेंट, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, वो बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, वो उसकी शेप भी हो सकती है, या उसका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है जो हवर करने पर, क्लिक करने पर, एक्टिव होने पर चेंज हो रही हो। तो जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मेरा एलिमेंट जा रहा है तो ट्रांजिशन के टाइम पर हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इमीडिएटली चला जाए या थोड़े से डिले के बाद जाए या किस तरीके से जाए। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। इसकी अगर थोड़ी सी और ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो ट्रांजिशंस एनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, index.html के अंदर हमने सिंपली एक डिव को क्रिएट किया है और इस डिव को हमने कुछ स्टाइल दे रखा है, मतलब हाइट, विड्थ एंड कलर। इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो कुछ इस तरीके का डिव हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब हमें इस डिव के लिए एक फर्स्ट स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट यानी अभी ये डिव ऐसा दिखाई देता है। अब हम चाहते हैं इसकी एक सेकंड स्टेट क्रिएट करना, मतलब जब इस पे हम हवर करें तो इस पे कुछ कुछ चेंजेस आ जाए। तो हवर के लिए स्टेट क्रिएट करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ डिव कोलन हवर, तो ये इसके लिए सेकंड स्टेट क्रिएट कर देगा। जैसे ही इस पर हवर किया जाए, मैं चाहती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेट्स सपोज आवर बैकग्राउंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया, ब्लैक हो गया, वापस ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन। तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी हवर करने पर स्टेट है। अब मैं चाहती हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, अभी तो क्या हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, तो मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहती हूँ ये धीरे धीरे 1 सेकंड में चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। तो मैं सिंपली डिव के अंदर लिख सकती हूँ ट्रांजिशन एंड 1 सेकेंड। सेकेंड के लिए क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और CSS के अंदर मिली सेकेंड भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम MS लिखेंगे, बट अभी हम 1 सेकेंड लिखने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब इस पर अगर मैं हवर करने का ट्राई करूं तो इमीडिएटली ब्लैक नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ब्लैक से ग्रीन होने में और ग्रीन से ब्लैक होने में 1 सेकेंड ले रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया। मैं चाहूँ तो इसे 2 सेकेंड भी कर सकती हूँ। रिफ्रेश। तो अब ये क्या लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ट्रांजिशन को यूज़ करके हम फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं CSS के अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे ही हवर हो जाए हम इसकी शेप चेंज कर देंगे। तो शेप चेंज करके लेट्स सपोज हम इसे सर्कल बनाने वाले हैं, तो बॉर्डर रेडियस 50%। सेव, ट्रांजिशन में 1 सेकेंड, या अभी के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन हटाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी के लिए हवर किया। नॉर्मल केस में क्या हुआ, ये मेरा सर्कल बन गया, ब्लैक सर्कल, ये दोबारा ग्रीन, ब्लैक सर्कल, दोबारा ग्रीन। बट मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम ले ट्रांजिशन में, 1 सेकेंड। तो इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही किया, इस तरीके से मेरा एलिमेंट क्या हो रहा है, अब शेप में आने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड इस तरीके से एक ब्यूटीफुल पैटर्न या ब्यूटीफुल ट्रांजिशन स्टेट मेरे लिए क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 सेकेंड की जगह मैं 2 सेकेंड भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा और लंबा टाइम लेगा। ये थोड़ा सा और लंबा टाइम लेके इसने प्रॉपर शेप में शिफ्ट करने का डिसाइड किया है। तो इस तरीके से हम ब्यूटीफुल जो पैटर्न्स देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, हो सकता है उसमें से कुछ पैटर्न्स ट्रांजिशन स्टेट्स को या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो CSS की। अब ट्रांजिशन के अंदर ये जो मैंने 2 सेकेंड सेट किया है, ये एक्चुअली मेरी ड्यूरेशन है। तो ट्रांजिशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन नाम से, कि मतलब ट्रांजिशन होने में, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो इसको हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दूँ तो भी कुछ नहीं चेंज होगा, तो भी वैसे के वैसे 2 सेकेंड लेगा प्रॉपर्टी चेंज होने में। ट्रांजिशन एक्चुअली क्या है, मेरा शॉर्ट हैंड है, और ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड के अंदर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी तक बॉर्डर का शॉर्ट हैंड देखा है, हमने बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड देखा हुआ है, तो वैसे ही मेरे पास ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड आता है, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था, तो हम सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं कि क्या हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम ड्यूरेशन बताते हैं, इसे हटा देते हैं। ड्यूरेशन बताने का मतलब है कि प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे अपना मार्जिन टॉप करना है, ड्यूरेशन है, मतलब मैं 2 सेकेंड चाहती हूँ कि मेरे
स्टेट को चेंज होने में 2 सेकंड लगे। टाइमिंग फंक्शन एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से स्टेट चेंज हो रही है, फ्लो बताता है। इसको अभी हम देखने वाले हैं इसका क्या मतलब है। और डिले मतलब मैं चाहूँ तो अपनी स्टेट को इमीडिएटली भी चेंज करा सकती हूँ, थोड़े से डिले के बाद भी चेंज करा सकती हूँ। एक बार इस डिले को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसे हम 1 सेकेंड कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश। अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वैसे ही इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है। बट मैं चाहूँ तो इसके लिए कोई डिले भी ऐड कर सकती हूँ। मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1 सेकेंड और डिले भी 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड करने से क्या होगा, मैं इस पर हवर करूँगी तो ये 1 सेकेंड का गैप ले रहा है, फिर 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है। हटाऊंगी, 1 सेकेंड का गैप लिया, फिर 1 सेकेंड में चेंज होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिख सकती हूँ, यहाँ से 1 सेकेंड हटा लेंगे एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ट्रांजिशन डिले, इसे भी कर देंगे 1 सेकेंड, सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया 1 सेकेंड रुका, अब चेंज हुआ। हवर आउट किया 1 सेकेंड रुका, अब चेंज हुआ। दोबारा से हवर 1 सेकेंड रुका, फिर चेंज हुआ। तो ये जो डिले आया है 1 सेकेंड का, ये इस ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी की हेल्प से आया है। तो ट्रांजिशन डिले का मतलब होता है कितने डिले के बाद आपकी प्रॉपर्टी में चेंज आए। इसके बाद एक टाइमिंग फंक्शन भी देख लेते हैं। टाइमिंग फंक्शन के एग्जाम्पल्स हम MDN पर जाकर देख सकते हैं। टाइमिंग फंक्शन CSS, तो इस पेज पर चले जाएंगे। तो टाइमिंग फंक्शन में क्या होता है, ये बताता है कि प्रॉपर्टी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है। लीनियर चेंज क्या होगा, जैसे हम हवर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है। ये मेरा एक सेकंड चेंज है, ईज इन मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये एक थर्ड टाइप है जिसमें स्टेप्स में चेंज होगा। नोटिस करेंगे एक दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरीके से स्टेप्स में मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वापस से ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से स्टेप की फॉर्म में चेंज आ रहा है। स्मूथ नहीं है चेंज, एक एक स्टेप में होकर आ रहा है। एक क्यूबिक भी होता है जिस पर तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बैकवर्ड होकर, तो इस तरीके से मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। अब वापस से अपने एलिमेंट्स पर आ जाते हैं। index.html के अंदर हमने ऑलरेडी एक डिव को क्रिएट कर रखा है, जो उसको हमने स्टाइलिंग दी थी, उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसे हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस को हटा देते हैं, हम इसे नया ट्रांजिशन देंगे। शुरुआत में इनिशियल स्टेट के अंदर डिव का जो मार्जिन है, इसे मार्जिन टॉप हम देने वाले हैं 10 पिक्सल्स। इसे कर लेते हैं सेव। अभी के लिए इसे सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मेरा डिव कुछ ऐसा है 10 पिक्सल्स टॉप से, एंड इसका साइज़ कर देते हैं 100 पिक्सल्स ईच। तो ये डिव कुछ ऐसा दिखेगा। इसे अगर मुझे अपने पेज के ऊपर सेंटर करना है तो सेंटर करने का एक छोटा सा तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म भी इसको हम सोच सकते हैं कि डिव का जो मार्जिन है इसे हम 0 ऑटो कर देंगे, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, मेरे पेज के सेंटर में आकर आ जाएगा। टॉप से जो मार्जिन आया वो आया 10 पिक्सल्स, एंड बाकी लेफ्ट से एंड राइट से जैसे ही हम ऑटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर हवर किया जाए, मैं चाहती हूँ कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो चेंज होकर हो जाए, लेट्स सपोज 400 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया, क्या हो रहा है, एकदम से मेरा जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है। इस पर जैसे ही हवर किया एलिमेंट नीचे आ गया, क्योंकि टॉप से मार्जिन इंक्रीज हो गया। पर एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। तो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मैं लिखने वाली हूँ कुछ ट्रांजिशन। कौन सी प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं, मार्जिन टॉप, तो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप लिख सकती हूँ। अब अपना ड्यूरेशन लिख देते हैं। लेट्स सपोज मुझे 2 सेकेंड का ड्यूरेशन चाहिए, तो 2 सेकेंड का ड्यूरेशन आ जाएगा। 2 सेकेंड का ट्रांजिशन टाइम होगा, हम इसे ईज इन करते हुए स्टाइलिंग दे देते हैं, एंड 0.2 सेकेंड्स का इसको डिले दे देते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके लेट्स सपोज हम कर देते हैं पिंक के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा, ये 0.2 सेकेंड्स मुझे यहाँ पर करना है, रिफ्रेश। एंड अब जब हम इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नीचे की तरफ जाता हुआ, एंड जब वापस से हटा लेंगे तो वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिस पर हम थोड़ा सा गिरने का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर जैसे ही मैंने हवर किया वैसे ही वो नीचे की तरफ गिरेगा, एंड जैसे ही हटा लिया वैसे ही वापस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। हम अलग अलग तरीके से भी उसको भेज सकते हैं, ईज इन आउट अगर करें, सेव, रिफ्रेश। तो जैसे ही इस पर हवर कर रहे हैं इस तरीके से नीचे जाएगा, एंड वापस भी इस तरीके से जाएगा। बाकी और भी डिफरेंट स्टाइल्स हम ट्राई कर सकते हैं, ईज ट्राई कर सकते हैं, रिफ्रेश, एंड ये थोड़ा सा फास्ट एंड लास्ट में जाके हल्का सा स्लो हो रहा है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ट्रांजिशंस को अगर यूज़ किया जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में चेंज करने के लिए, एक तरीके से एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर हम ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है CSS ट्रांसफॉर्म। तो अभी तक हमने क्या किया है, ट्रांजिशन को पढ़ा है। ट्रांजिशन से हमने क्या सीखा, अपने एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत एनिमेशन क्रिएट करना सीखा, एंड ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम और ज़्यादा अपने एलिमेंट्स को एनिमेटेड कैसे बना सकते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट। हम उन्हें स्केल कर सकते हैं, यानी अगर मेरा एलिमेंट कुछ ऐसा है तो इसे चारों डायरेक्शन में स्केल करके बड़ा दिखा सकते हैं या फिर छोटा दिखा सकते हैं। स्क्यू कर सकते हैं, स्क्यू यानी टिल्टेड उसको एक तरीके से कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब उसे एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग हम मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के लिए रोटेट की। हम अगर लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट, तो हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो किसी एक एंगल पर रोटेट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने एक डिव को क्रिएट किया है जिसका सेंटर पॉइंट ये है। अगर मैं लिख देती हूँ रोटेट 45 डिग्रीज, अब रोटेशन में हमें यूजुअली एंगल बताना होता है। एंगल्स अगर आपने बेसिक मैथ अगर आपने पढ़ी हुई है तो यहाँ तक ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री, ये एक और 90 डिग्री। तो यूजुअली जो हम रोटेशन यूज कर रहे होंगे वो तो डिग्रीज की फॉर्म में यूज करेंगे। बाकी एंगल को मेजर करने के और भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं CSS में। हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, हम चाहें तो टर्न्स में भी गिन सकते हैं। आप जाकर डॉक्यूमेंटेशन में और ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हमारा डिग्री रहेगा। अब डिग्री में अगर मैं 45 डिग्रीज रोटेट करना चाहती हूँ, 45 डिग्रीज कैसा दिखाई देता है, 45 डिग्रीज मेरे पास कुछ ऐसा दिखाई देता है। दिस एंगल, ये जो एंगल होता है ये मेरा 45 डिग्रीज का एंगल होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ इतना इसके अबाउट रोटेट हो जाए तो मेरा डिव क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा और डिव कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा मुझे दिखाई देने लग जाएगा। तो ये जो सेंटर है ये इस डायरेक्शन के अलोंग आने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहले जो मेरा डिव सीधा दिखाई देता था बॉक्स की डायरेक्शन में, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देने लग जाएगा। सो दिस इज ट्रांसफॉर्म रोटेट। हम इसको करके भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया है, index.html के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन एलिमेंट मैंने बनाया है, उसके अंदर मैंने 5 डिव्स को क्रिएट किया है जिनके ऊपर धीरे धीरे करके हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे। style.css में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसको स्टाइल दिया है, सेक्शन को मार्जिन टॉप दे दिया है, डिव्स को मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं। ये कलर्स मैंने कहाँ से सेट किए, वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था कि पैलेट्स होते हैं, ऑनलाइन पैलेट्स बहुत सारे फ्री, तो वहीं से मैंने 3 कलर्स रैंडम कलर्स उठाए हैं। और हर सेकेंड एलिमेंट को, यानी आई होप हमें याद हो, nth ऑफ टाइप हम पढ़ चुके हैं, हर सेकंड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर आएगा, थर्ड आने वाले एलिमेंट को ये वाला कलर मिलेगा। तो हमारा पेज जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। 5 डिव्स हमने क्रिएट किए हैं, सुंदर से देखने में लग रहे हैं, बॉर्डर दे रखा है, इनके ऊपर इनका नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मेरा फर्स्ट डिव है जिसके पास ID 1 है, इसको हम ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे। तो यहाँ से अपना ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसे ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ ID 1 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट करने के लिए आई कैन राइट ट्रांसफॉर्म रोटेट कितने डिग्री, हम 45 डिग्रीज इसको रोटेट करना चाहते हैं एंड रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, 45 डिग्रीज रोटेट हो गया है। 45 डिग्रीज इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि हमारी जो डिग्रीज है वो इस डायरेक्शन में काउंट हो रही हैं। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या रही, इसे अगर एक पल के लिए हटा दें तो यहाँ पर इसने ऊपर की साइड 45 डिग्रीज नहीं, इसने नीचे की साइड 45 डिग्रीज रोटेट किया है। तो यहाँ से एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, ये मेरा 45 डिग्रीज बन जाएगा। तो अब मेरा जो एलिमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से ये मेरी 45 डिग्रीज वाली लाइन जा रही है। तो ये रोटेशन हो गया 45 डिग्री से। मैं चाहूँ तो इसको 90 डिग्रीज भी रोटेट कर सकती हूँ। 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल था तो अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा। रिफ्रेश किया, कंप्लीटली वर्टिकल। हम चाहें तो इसे कंप्लीटली उल्टा भी रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए लिखेंगे 180, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली उल्टा रोटेट हो गया है। कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर के जो कंटेंट है, कंटेंट यानी इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, 1 लिखा था, वो भी पूरा रोटेट हो गया है। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, चाहे उसको रोटेट कर रहे हैं, चाहे स्क्यू कर रहे हैं, चाहे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांसलेशन या वो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस आउटर एलिमेंट पर, डिव पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन पर अप्लाई नहीं होगा, उसके अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उन सारे कॉन्टेंट्स को सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब हम चाहें तो इसको नेगेटिव डिग्री भी दे सकते हैं, यानी अगर मैं इसे -45 दूं
तो फिर जो ओरिजिनल डायरेक्शन हमने डिस्कस की थी उसमें रोटेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टेढ़ा था, अब ऊपर की तरफ चला गया। -45 -90 दे दिया तो दोबारा से वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज इसको हम 45 पर ही छोड़ देते हैं। एंड बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी स्केल प्रॉपर्टी, एंड ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होने वाली है। स्केल करने का मतलब है कि अभी जिस तरीके का, जिस साइज का मेरा एलिमेंट दिखाई देता है उसको अगर मैं 1 मान लूँ तो स्केल में 0.5 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज आधा हो जाए, और स्केल में 2 कहने का मतलब होगा कि अभी जितना साइज है उससे साइज डबल हो जाए। तो ट्रांसफॉर्म स्केल लिखकर हम अंदर अपना नंबर दे सकते हैं जो मेरे स्केल को डिफाइन करता है। तो 0.5 कहने का मतलब है एलिमेंट आधा हो जाएगा, 1.5 कहने का मतलब है एलिमेंट 1.5 टाइम्स हो जाएगा करंट स्केल से। अब ये जो मेरी स्केल है ये हम 2D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 3D पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पर यूजुअली अभी 3D के हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो थोड़ी बेसिक चीज़ों पर स्टिक करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर ये मेरा एलिमेंट है तो इसे 0.5 टाइम्स या इसे 2 टाइम्स स्केल करने का मतलब होगा कि अगर x पार्ट इतना है तो नया वाला जो x पार्ट है वो इसका डबल हो जाए, मतलब इतना हो जाए। एंड अगर वर्टिकल में y पार्ट इतना है तो नए वाला जो y पार्ट हो जाए वो इसका डबल हो जाए। ये मेरा नए वाला y पार्ट है। तो मेरा जो बॉक्स दिखाई देगा इसके बाद, मतलब स्केल होने के बाद जो बॉक्स दिखाई देगा उसका साइज कुछ इस तरीके से x डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा, y डायरेक्शन में भी स्केल हो जाएगा। ये मेरी x डायरेक्शन होती है ग्राफ के ऊपर, ये मेरा 2D प्लेन मैंने एक तरीके से बनाया है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ के अंदर हम सीखते आए थे, बट ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान तरीका है समझने का कि एक तरीके से x तरफ से भी खींच दिया, y से भी खींच दिया, मतलब हाइट भी बढ़ा दी, विड्थ भी बढ़ा दी, तो साइज इंक्रीज हो गया ओवरऑल एलिमेंट का। इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो नंबर 2 वाला डिव है, दिस इज माई नंबर 2 डिव, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे 2, इसको लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्केल, लेट्स सपोज 0.5, रिफ्रेश। 0.5 से क्या हुआ, ये मेरा 2 वाला डिव था और ये साइज के अंदर छोटा तो हुआ पर उसके साथ साथ पूरा का पूरा हाफ हो गया है। इसे अगर मुझे डबल करना है तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो ये डबल साइज का हो जाएगा। बट अभी के लिए इसे 0.5 पर हम छोड़ने वाले हैं, सेव एंड रिफ्रेश। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। अब हम चाहें तो इसे स्केल x और y डायरेक्शन के अलॉन्ग अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख सकती हूँ कि x डायरेक्शन के अलॉन्ग तो आधा हो जाए और y डायरेक्शन के अलॉन्ग डबल हो जाए। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया x डायरेक्शन के अलॉन्ग आधा होने का मतलब विड्थ तो इसकी आधी हो गई है पर हाइट इसकी डबल हो गई है। एंड सेम चीज़ ऑपोजिट में भी कर सकते हैं, x में डबल हो जाए एंड y डायरेक्शन में आधा, मतलब अब विड्थ डबल हो गई है एंड हाइट मेरी हाफ हो गई है। इनफैक्ट स्केल में हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं विच इज़ माई स्केल x, कि सिर्फ मुझे x डायरेक्शन के अलॉन्ग स्केल करना है तो इसे 0.5 इस तरीके से दे सकते हैं। तो सिर्फ विड्थ पर फर्क पड़ेगा, हाइट मेरी उतनी की उतनी रहेगी। एंड सेम चीज़ हम स्केल y के लिए कर सकते हैं कि मेरी विड्थ उतनी की उतनी रहेगी, बस मेरी हाइट हाफ हो जाएगी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अलॉन्ग स्केल करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी, यानी हम अपने एलिमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना मतलब उसे x या उसे y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर देना। ये जो मूवमेंट होती है ट्रांसलेट की ये सिर्फ 2D प्लेन के अलॉन्ग होती है, हमारी 3D प्लेन में मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो 2D के अलॉन्ग अगर हमें मूव करना है तो हम अलग अलग यूनिट्स, यानी जितना भी डिस्टेंस से हम मूव करना चाहते हैं, डिस्टेंस का यूनिट पिक्सल्स भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है, एम्स भी हो सकता है, रेम्स भी हो सकता है, बट अभी के लिए हम क्या करेंगे पिक्सेल्स में इसे देखने वाले हैं। अपने इस थर्ड डिव की बात करते हैं। थर्ड डिव को लिखेंगे 3 एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट करके। इसे ट्रांसलेट कितना करने वाले हैं, x एक्सिस के अलॉन्ग इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग भी इसको 100 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कुछ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कैसे आया, x एक्सिस के अलॉन्ग 100 पिक्सल्स, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सल्स दूर हो गया, एंड अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तो अब 100 पिक्सल्स नीचे हो गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ x के अलॉन्ग भी इसको कर सकती हूँ कि अगर मैंने सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग इसे ट्रांसलेट किया तो 100 पिक्सल्स, y एक्सिस के अलॉन्ग यानी हाइट तो वही है बट मेरी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स दूर से स्टार्ट हो रही है। हम चाहें तो सेम चीज़ को लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, इन सारे डिव्स को
मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल्स, ऑटो, सेव, रिफ्रेश। तो ये सारे के सारे सेंटर में आ गए। अभी मेरा डिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्योंकि 100 पिक्सल्स पॉजिटिव दिया है मैंने इसको, बट मैं चाहूँ तो इसको -100 पिक्सल्स देकर कहाँ ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में, रिफ्रेश, एंड अब ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। तो जब भी मुझे मूव करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है तो ट्रांसलेट एक्स, नहीं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ट्रांसलेट वाई, दोनों को साथ में करना है तो सिर्फ ट्रांसलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे, ये है मेरी स्क्यू प्रॉपर्टी, और स्क्यू भी हम डिग्रीज में कर रहे होंगे। स्क्यू करने का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा भी समझते हैं। अपने 4th डिव के ऊपर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज ट्रांसफॉर्म स्क्यू, हम स्क्यू करने वाले हैं 30 डिग्रीज एंड रिफ्रेश। तो ये 4th वाला जो डिव है ये क्या हुआ, ये कुछ डायरेक्शन टेढ़ा हो गया है। तो इस तरीके का जो चेंज आता है मेरे एलिमेंट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं एक स्क्यूड एलिमेंट, जो थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाता है उसको स्क्यूड कहा जाता है। अब ये 30 डिग्री स्क्यूड हुआ है, हम चाहे तो इसको -30 डिग्रीज भी कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट की डायरेक्शन की तरफ टिल्ट करेगा। हम चाहे तो इसको -90 भी कर सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो -90 जैसे ही किया, -90 करने से क्या हुआ, स्क्यूड कहने का मतलब एक तरीके से आप दोनों डायरेक्शन से खींच रहे हैं अपनी साइड्स को, एंड जैसे ही उसे -90 की तरफ खींचा जाता है वैसे ही मेरा एलिमेंट गायब हो जाता है, क्योंकि खींचकर एक सिंगल पॉइंट बना दिया है हमने पूरे के पूरे अपने डिव को। तो -90 या 90 करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया, इसे 30 डिग्रीज पर हम छोड़ देते हैं, रिफ्रेश, ये मेरा स्क्यूड है। एंड एक चीज़ हम कॉन्टिन्यूसली नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर मैंने स्क्यू किया है तो मेरे अंदर का कंटेंट यानी ये 4 भी स्क्यूड प्रेजेंट हुआ है, ये 3 भी लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेट हो गया है। इस 2 की बात करें तो ये भी स्केल होकर 0.5 हो गया है। तो सारी की सारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज सारे कॉन्टेंट पर भी अप्लाई करती हैं। अब ये तो हमने चारों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, पर इसके साथ साथ इन चारों प्रॉपर्टीज़ को हम साथ में भी एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो मेरा 5th डिव है, इसको मैं चाहती हूँ ये रोटेट भी हो जाए और ट्रांसलेट भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ 5 एंड हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म। इसे सबसे पहले रोटेशन दे देंगे, रोटेट, लेट्स सपोज 30 डिग्री से इसे रोटेट करवाना है, साथ के साथ ट्रांसलेट भी करवाना है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कितना, 150 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये 5 सबसे पहले तो यहाँ पर आया, मतलब थोड़ा सा राइट की तरफ आया, एंड उसके बाद ये क्या हुआ, 30 डिग्रीज रोटेट हुआ है। तो इस तरीके से एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके हम और भी डिफरेंट एनिमेशंस हैं जिनको अपने CSS के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से एक को हम आगे जाके डिटेल में भी क्रिएट करेंगे, नहीं तो आप भी खुद से थोड़ी सी जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको करके अपने एलिमेंट्स के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यूजुअली इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ की जो अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे स्केल के अंदर और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, स्केल 3D में मिलेगा, रोटेट के अंदर और ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरीके के ऑप्शंस जनरली हम उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल हम फुल टाइम ही CSS या फुल टाइम ही अपनी डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डिज़ाइन करने का काम कर रहे हैं। बट आप चाहें तो खुद से उन सारी चीज़ों को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरी बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या किया है, मेरा जो भी बॉक्स होता था या जो भी एलिमेंट होता था उसके ऊपर हमने बॉर्डर को पढ़ा है। बॉर्डर को पढ़ने का मतलब है कि एक आउटलाइन होगी जो इसके लिए क्रिएट हो जाएगी, पर साथ के साथ एक शैडो भी हो सकती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मुझे इसके अराउंड एक शैडो टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, शैडो आई होप सबको पता है छाया को शैडो कहते हैं, तो उस चीज़ को भी हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो इट एड्स शैडो इफेक्ट अराउंड एन एलिमेंट्स फ्रेम, फ्रेम यानी जो भी मेरे एलिमेंट की बाउंड्री है उसके अराउंड एक शैडो आ जाएगी। तो बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी में 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको भी शॉर्ट हैंड की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम अपने एक्स ऑफसेट को बताते हैं। एक्स ऑफसेट कहने का मतलब कि जो मेरी शैडो होगी वो एक्स से कितने डिस्टेंस पर होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। फिर हम अपना वाई ऑफसेट बताते हैं। वाई ऑफसेट यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितने डिस्टेंस पर होने वाली है। 10 पिक्सल से क्या बताएंगे, ये मेरे ब्लर की रेडियस बताता है, यानी जो भी शैडो मेरी क्रिएट होती है, शैडो हमेशा एलिमेंट जितनी क्लियर नहीं दिखती। हम अपनी शैडो का एग्जांपल ले लें तो जितने क्लियर हम एक इंसान को देखेंगे उसकी जो परछाई होगी वो उतनी क्लियर नहीं दिखती, हमें थोड़ी सी ब्लर्ड दिखाई देती है। तो ब्लर रेडियस बताता है कि कितनी ज़्यादा ब्लर्डनेस आएगी या कितना ज़्यादा फैल कर वो शैडो प्रोड्यूस होने वाली है। अगर यहाँ पर 2 पिक्सल्स होता तो कम ब्लर्ड होती, 10 पिक्सल्स है तो ज़्यादा ब्लर्ड होगी और ज़्यादा डिस्टेंस पर मेरी शैडो दिखाई देगी। एंड ग्रीन क्या है, ग्रीन मेरी शैडो का कलर मुझे बताता है। तो अभी के लिए बॉक्स शैडो में हम इन 4 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक बार इनको एक डिव के ऊपर अप्लाई करके भी देखते हैं।
index.html के अंदर हम इन सारे divs को डिलीट कर देते हैं, ये सेक्शन को भी हटा देते हैं एंड अभी के लिए एक सिंपल div लेंगे, इसकी ID भी इनफैक्ट हम हटा सकते हैं। दिस इज़ माई बॉक्स, सेव। एंड इस बॉक्स के लिए ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ को हटा देते हैं, सेक्शन को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, सेव, रिफ्रेश। तो अभी के लिए मेरा बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस बॉक्स के लिए बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं, हम बॉर्डर को भी हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश। अब मेरा बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस बॉक्स को हम एक बॉक्स शैडो देने वाले हैं। तो बॉक्स शैडो के लिए सबसे पहले x ऑफसेट देंगे जो हो सकता है 2 पिक्सल्स, y ऑफसेट 2 पिक्सल्स, उसके बाद मुझे ब्लर रेडियस देनी है कि कितने ब्लर मेरा फैलना चाहिए, तो 8 पिक्सल्स दे देते हैं। एंड कौन से कलर का मेरा ब्लर होना चाहिए, तो अभी के लिए इसे येलो कलर का मैं ब्लर देने वाली हूँ, सेव, रिफ्रेश। तो ये एक ब्लर्ड चीज़, जूम कर लेते हैं, एक ब्लर इफेक्ट पूरा का पूरा, यानी पूरी एक शैडो क्रिएट हो गई। और ये शैडो का कलर क्या है, ये शैडो का कलर येलो कलर का है जो मेरे पूरे बॉक्स की बाउंड्री के अराउंड मुझे दिखाई दे रही है। एक्स एक्सिस से इसका ऑफसेट 2 पिक्सल्स है एंड वाई एक्सिस से इसका ऑफसेट 2 पिक्सल्स है। इस तरीके से क्रिएट हुई है। हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और नेचुरल बनाने के लिए शैडो का कलर ब्लैक रख सकते हैं, रिफ्रेश, तो कुछ इस तरीके की शैडो मुझे दिखाई देगी। तो जब भी हमारी वेब पेज के ऊपर CSS को यूज़ करके मुझे एक एलिमेंट है जिसको मुझे स्क्रीन से थोड़ा सा आउटर की तरफ, बाहर की तरफ दिखाना होता है, तो उस केस में हम अपने एलिमेंट को एक बॉक्स शैडो दे सकते हैं। तो बॉक्स शैडो कुछ इस तरीके का 3D इफेक्ट मेरे लिए क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो अभी तक हमने सीखा है कि एलिमेंट्स के बैकग्राउंड में उनका कलर कैसे चेंज करना है, बट हम एक्चुअली किसी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का। उसके बाद हम लिखते हैं URL एंड फिर हम उस URL को पेस्ट करते हैं जो हमारी इमेज की तरफ डायरेक्ट करता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी एक बैकग्राउंड इमेज जो है वो डाउनलोड करके सेम फोल्डर के अंदर डाली हुई है। ये रॉयल्टी फ्री, कॉपीराइट फ्री इमेज है। आप ऐसी कई इमेजेस हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर कई बार इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट होता है। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है एंड इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं नाम आपको लिखकर बता देती हूँ। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके अलावा भी जो आपको कॉपीराइट या रॉयल्टी फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए अलाउ करती हैं। उसके साथ साथ हमने index.html फाइल बनाई है, उसके अंदर div एलिमेंट बनाया है। style.css से हमने इसे इनिशियल स्टाइलिंग दी है जिसमें मेरी विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया है, मार्जिन 10 पिक्सल्स ऑटो दी है, सेंटर कर दिया एलिमेंट को एंड कुछ इस तरीके का पेज मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन वाली मेरी स्पेस है यानी div है जो पूरा, इसके बैकग्राउंड में हम अपनी अब बैकग्राउंड इमेज सेट करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए मेरा जो div है उसके स्टाइल में मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज एंड उसके बाद हम लिखेंगे URL के जो पैरेंथेसिस हैं यानी कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर अब मुझे पूरी इमेज का URL लिखना है। अभी जो URL है दैट इज bg background_image.jpg, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरी बैकग्राउंड इमेज अभी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ हमने क्लियरली नोटिस की होगी कि जो ओरिजिनल इमेज है वो इस तरीके की है जिसमें पूरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी ब्लर्ड आउट और जूम्ड इन टाइप हम मुझे लग रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इमेज हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ हमारे एलिमेंट के साथ बिल्कुल फिट हो। इसीलिए हम एक और प्रॉपर्टी को सीखते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड साइज। अब बैकग्राउंड साइज में हम 3 पर्टिकुलर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। एक है मेरी कंटेन, एक है मेरी कवर, एक है मेरी ऑटो। इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। कंटेन कहने का मतलब है कि जो भी इमेज हम एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट कर रहे हैं और वो अगर पूरी की पूरी फिट नहीं होती तो उसको फिट कराया जाएगा कैसे, ना तो हम उसे क्रॉप करेंगे ना फिर उसे स्केल करेंगे। क्रॉप करना यानी उसे काट देना, ना हम विड्थ अगर बड़ी रह गई या छोटी रह गई तो ना ही उसे क्रॉप करके कट किया जाएगा, ना ही उसे स्केल करके बड़ा या छोटा किया जाएगा। उसे क्या कर देंगे, फिल करने के लिए एरिया को उसे रिपीट कर देंगे। कवर का मतलब होता है कि हम अपनी इमेज को क्रॉप कर देंगे बट उसे स्केल नहीं करेंगे, मतलब इमेज को हम बड़ा या छोटा नहीं करेंगे, हम उसे सिंपली क्या करेंगे, कट कर देंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर फिट इन करने के लिए। और ऑटो का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगी, यानी वो खिंचकर, स्ट्रेच होकर, स्केल होकर अपने पूरे के पूरे जो एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। इन तीनों को एक एक बार हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, style.css के अंदर बैकग्राउंड साइज को सेट करने वाले हैं एज कंटेन, सेव
एंड रिफ्रेश। तो कंटेन करने से क्या हुआ, क्योंकि मेरा डिव साइज में बड़ा है और पूरी की पूरी इमेज इसके ऊपर नहीं आ सकती, तो ओरिजिनल जो इमेज का साइज है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, बट पूरे डिव को भरने के लिए उसी इमेज को रिपीट कर दिया जाएगा। तो ये इमेज 3 टाइम रिपीट हो गई है। अगर इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती, लेट्स सपोज इसकी विड्थ होती 200 पिक्सल्स, रिफ्रेश, तो इसके लिए इमेज जो है एक बार कंप्लीट आई है, उसके बाद आधी रिपीट हुई है। तो इमेज रिपीट होकर हम अपने एलिमेंट को भरते हैं। कंटेन की जगह अगर हम कवर यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर कवर कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो कवर में क्या हुआ, मेरी इमेज जो है उसको हमने क्रॉप कर दिया है, यानी नीचे से हमने अपनी इमेज को क्रॉप करके यहाँ पर लगा दिया है। एंड यहीं पर अगर हम ऑटो कर देते सेव रिफ्रेश, तो क्या हुआ, मेरी इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो जाती अपने एलिमेंट को फिल करने के लिए, एंड वो आपको ब्लर्ड भी दिखाई देगी। तो मोस्टली केसेस के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होंगे बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए, हम कवर प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इससे बेस्ट तरीके से हम अपनी इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब चाहूँ तो इस बैकग्राउंड के ऊपर हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, माई बॉक्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ ब्लैक के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ कलर दे देते हैं टू वाइट, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड आ गया, एंड इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट या कोई भी एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं एक कार्ड हवर इफेक्ट। यानी मैंने क्या किया है, स्क्रीन पर हम 2 कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट कार्ड हो गया, ये मेरा सेकंड कार्ड हो गया। एंड जैसे ही इस कार्ड के ऊपर एक इमेज है, नीचे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, नेम दिखाई दे रहा है, पोजीशन दिखाई दे रही है, इसकी एक पर्टिकुलर शेप मुझे दिखाई दे रही है। ऊपर जो है ये हाफ कार्ड मेरा इमेज होने वाला है, इसके नीचे इन्फॉर्मेशन होने वाली है। एंड जैसे ही इस पर हम हवर कर रहे हैं, इसकी शैडो थोड़ी सी हमारे पास चेंज होकर आ रही है। तो इनिशियली कार्ड को कुछ शैडो हमने दी हुई है एक 3D इफेक्ट बनाने के लिए, पर जैसे उस पर हवर भी कर रहे हैं वैसे ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रीन से और थोड़ा सा बाहर उठकर आ रहा है। तो इस तरीके का इफेक्ट, इस तरीके के कार्ड्स हम अपनी स्क्रीन के ऊपर शुरुआत से क्रिएट करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या किया है, index.html के अंदर बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें ऐड करके रखी हैं। यानी मैंने अपना फर्स्ट कार्ड का HTML लिखा हुआ है, एंड हमने अपने सेकंड कार्ड की HTML कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के अंदर पहले तो हमने क्लास कार्ड दे दिए दोनों कार्ड्स को, आउटर डिव को। डिव के अंदर हमने एक इमेज डाली है। फर्स्ट जो इमेज है वो मैन की इमेज है, कुछ इस तरीके की इमेज हमने ले रखी है, इंटरनेट से डाउनलोड की है। आप भी कोई भी सिंपल इमेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड कार्ड के अंदर जो हमने इमेज ऐड की है वो दिस इज़ अ वुमेन्स इमेज। तो इस तरीके की इमेज हमने ऐड की है। उसके बाद एक डिव बनाया है जिसको क्लास हमने दी है डिस्क्रिप्शन, तो DESC लिख दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर हेडिंग 3 H3 के अंदर नाम लिखा है, और पैराग्राफ टैग के अंदर हमने डेटा एनालिस्ट लिखा है। सिमिलरली सेकंड कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर H3 के अंदर नाम लिखा है, एंड पैराग्राफ के अंदर पोजीशन लिखी है। तो ये हमने बेसिक टेम्पलेट बनाया है। अभी style.css के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑल्दो दोनों फाइल्स लिंक्ड है। देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा। हमारा जो वेब पेज है, अभी उस पर जो इमेज है वो ना सही साइज़ की है, वो काफ़ी बड़ी इमेज है, कुछ इस तरीके की बड़ी सी इमेज दिखाई देगी। ये मेरी H3 हेडिंग इस तरीके से, क्योंकि डिव्स ही क्रिएट किए हैं, अभी उनको इनलाइन ब्लॉक भी नहीं बनाया कि वो सेम लाइन के अंदर आ जाए। तो अब हम पूरी स्टाइल इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कार्ड्स की स्टाइल की। तो डॉट कार्ड करके हम एक्सेस करेंगे अपनी कार्ड क्लास को। सबसे पहले तो हम इन्हें विड्थ दे सकते हैं, लेट्स सपोज इन्हें विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स, एंड हाइट भी हम दे सकते हैं 200 पिक्सल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से अपर जो डिव है उसको जब हमने विड्थ दी है 200 पिक्सल्स एंड हाइट 200 पिक्सल्स पर लिमिट हो गई, पर नीचे वाली इमेज अभी स्ट्रेच कर रही है। तो इमेज को रीसाइज करने के लिए मैं लिख सकती हूँ इमेज टैग, एंड उसके लिए हम अपनी विड्थ को कर देंगे 100% के इक्वल। विड्थ को 100% के इक्वल करने का मतलब होगा कि कंटेनर की पेरेंट की जो विड्थ है उतनी ही विड्थ इमेज की हो जाए। HTML के अंदर इमेज वाला जो टैग है उसका पेरेंट कौन है, ये वाला डिव। इस डिव को हमने कितनी विड्थ दी है 200 पिक्सल्स, तो इमेज की भी विड्थ हो जाएगी मेरे पास 200 पिक्सल्स। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे 2 कार्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। अभी के लिए टेम्परेरीली हम चाहें तो इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर हम दे सकते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ताकि हमें पता चल जाए क्या बाउंड्री है। तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड है, ये मेरा सेकंड कार्ड है। दोनों कार्ड्स को सेम लाइन में लाने के लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरे दोनों कार्ड्स आ गए हैं। इनको हम एक मार्जिन भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज मार्जिन हम रखते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा फर्स्ट कार्ड आ गया, ये मेरा सेकंड कार्ड आ गया। अब हमें जो कार्ड्स बनाने हैं उसको हमें ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कर्व्ड रखना है। तो इनके कर्व्स देने के लिए हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। कार्ड को अगर मुझे कर्व देना है तो आई कैन राइट बॉर्डर
रेडियस। चारों कॉर्नर्स के लिए बॉर्डर रेडियस हम रख सकते हैं 5 पिक्सल्स के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पर क्या हुआ, बॉर्डर रेडियस से ये थोड़ा सा जूम इन करते हैं, मेरा जो बॉक्स है उससे तो रेडियस मिल गई, पर ये मेरी जो इमेज है इसे रेडियस नहीं मिली, यानी इस इमेज को भी मुझे अपर लेफ्ट और अपर राइट से अब कर्व्ड करना पड़ेगा। तो इमेज के जो बॉर्डर्स हैं उसमें नीचे वाले बॉटम वाले बॉर्डर्स के लिए मुझे इमेज रेडियस सेट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वालों के लिए करने की जरूरत है। तो इसीलिए इमेज के लिए हम जाकर इसकी बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे। कितनी सेट कर देंगे, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होती है तो वहां से 5 पिक्सल्स, फिर टॉप राइट पे भी 5 पिक्सल्स, फिर 0 एंड 0, सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से यहाँ से भी कर्व्ड हो गया, थोड़ा सा इसे नॉर्मल साइज पर ले आते हैं तो ये मेरा बॉर्डर यहाँ से भी कर्व्ड हो गया एंड नीचे से कर्व्ड नहीं हुआ, तो पूरी पिक्चर अब जो है अंदर फिट इन हो रही है। अब क्या करेंगे, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी हम पैडिंग ऐड करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट की तरफ अलाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा 2 पिक्सल्स की हम पैडिंग ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर पैडिंग ऐड करने के लिए आई कैन राइट डिस्क्रिप्शन एंड उसके अंदर पैडिंग को हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप से कोई पैडिंग मुझे नहीं चाहिए तो 0, राइट से चाहिए विच इज़ 2 पिक्सल्स, बॉटम से भी नहीं चाहिए एंड लेफ्ट से चाहिए 2 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हल्का सा राइट की तरफ हो गया, तो बेटर तरीके से मेरा कंटेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी बॉक्स शैडो की। शैडो ऐड करने के लिए मुझे बॉक्स शैडो जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो को हम कैसे लिखते थे, सबसे पहले x और y का हम ऑफसेट लिखेंगे कि x से कितना दूर और y से कितना दूर मेरी जो शैडो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो रैंडमली हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेट्स सपोज हमने लिया 2 पिक्सल्स एंड 4 पिक्सल्स एंड उसके बाद ब्लर कितनी होनी चाहिए, लेट्स सपोज यहाँ 8 पिक्सल्स ले लेते हैं और कौन से कलर की शैडो, मुझे ब्लैक कलर की शैडो चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, तो एक शैडो मुझे दिखाई दे रही है। अब अगर हम चाहते हैं ये और ज़्यादा ब्लर्ड हो जाए तो यहाँ 8 की जगह अगर मैं 18 कर दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर्ड हो जाएगी, तो ब्लरनेस जो है और ज़्यादा फैल गई, बट इतनी ज़्यादा फैली हुई अभी नहीं चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा x ऑफसेट कम हो जाए तो इसको हम 0 भी रख सकते हैं, पिक्सल्स हटा सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो क्या होगी, नीचे की तरफ मुझे ज़्यादा गहरी जो शैडो है वो दिखाई देने लग जाएगी। अब हम चाहते हैं इस कार्ड की जो शैडो है वो और ज़्यादा फैल जाए जैसे ही हम इस पर हवर करें, तो उसके लिए हम अपना इफेक्ट ऐड कर सकते हैं डॉट कार्ड पर। जैसे ही हवर किया जाए वैसे ही क्या हो जाए शैडो के साथ, इस बॉक्स शैडो को कॉपी करके हम कर सकते हैं पेस्ट। वैसे ही मैं चाहती हूँ शैडो मेरी डबल हो जाए तो 8 पिक्सल्स यहाँ 16 पिक्सल्स कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब जैसे ही मैंने कार्ड पर हवर किया वो और बाहर की तरफ आ रहा है एंड मेरी शैडो स्प्रेड हो रही है, यहाँ पे भी और बाहर की तरफ आ रहा है और मेरी शैडो स्प्रेड हो रही है। तो इस तरीके से वो जो हवर वाला इफेक्ट है उसको हम लेकर आ सकते हैं एंड हम चाहते हैं ये इफेक्ट और ज़्यादा स्मूथ हो जाए तो हम इस पर ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख सकती हूँ ट्रांजिशन में अगर मैं 2 सेकेंड्स लिखती हूँ तो वो और ज़्यादा स्मूथ इफेक्ट मुझे देगा, यानी इस पर मैं हवर करूँगी तो ये धीरे से उठ कर आएगा, ये भी धीरे से उठ कर आएगा। 2 सेकेंड्स की जगह अगर इसको 1 सेकेंड करें तो रिफ्रेश, ये काफ़ी स्मूथ इफेक्ट अब मुझे मिल रहा है हवर का, कि अचानक से नहीं हो रहा हवर करके शैडो, वो धीरे धीरे कार्ड जो है 3D इफेक्ट देकर मुझे स्क्रीन से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम अपने कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हवर इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो ट्रांजिशन में इस ब्लैक से हम किसी और, लेट्स सपोज हमें ग्रीन की तरफ जाना है तो इस कलर की तरफ या गोल्डन की तरफ, गोल्डन रॉड की तरफ अगर जाना है तो अब हवर करने से क्या होगा, थोड़े से कार्ड का जो बैकग्राउंड है, शैडो है, वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। यूजुअली ये जो इफेक्ट्स है कार्ड्स के अंदर, ये 3D इफेक्ट या फिर बटन्स के अंदर हमें कई सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिलता है। तो आई होप कि CSS के अंदर अभी तक जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उतने आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। एंड इनफैक्ट जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना डेवलपमेंट के अंदर, चाहे कुछ भी सीख रहे हैं, उसको ज़रूर थोड़ा सा खुद उसका एक्सपेरिमेंटेशन करके, तोड़ मरोड़ करके उसको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि उससे एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना कहीं छोटी मोटी हमारी गलतियां होंगी, उससे हमारे एरर्स आएंगे और फिर हमें रियलाइज होगा कि एक्चुअल में जब हम रियल लाइफ डेवलपमेंट करने बैठेंगे, कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे या खुद टाइम लगाकर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, तो उसमें भी हमारे पास कई बार ऐसा होगा कि गलतियां आएंगी, एरर्स आएंगे, वार्निंग्स आएंगी। तो वो सारी चीज़ें समझना और उन एरर्स को सॉल्व करना, उनको ओवरकम करना, बग्स को पहचानना, वो सारी चीज़ें तभी बिल्ड होंगी जब हम लेक्चर तो देखेंगे ही, पर उसके साथ साथ खुद एक्सपेरिमेंटेशन करके नई नई चीज़ों को अपने टाइम पर ट्राई
करेंगे। अब जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे ये है मेरी पोजीशन प्रॉपर्टी, एंड फ्रैंकली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है, पर धीरे धीरे इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो पोजीशन CSS की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बताती है कि पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी क्या पोजीशन होने वाली है। जैसे मैंने अगर किसी भी वेब पेज को बनाया है जिसके ऊपर मान लेते हैं मैंने किसी डिव को क्रिएट किया है, तो इस पूरे पेज के ऊपर मेरा डिव कहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए। क्या मेरे डिव की जो पोजीशन है वो सेंटर पे होनी चाहिए, या लेफ्ट कॉर्नर की तरफ होनी चाहिए, या नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो हम अपने किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कहीं भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पोजीशन प्रॉपर्टीज। अब पोजीशन के लिए हम 4 चीजों को पढ़ेंगे: स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स्ड पोजीशन। एंड किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज को। यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है और मुझे इसे टॉप की तरफ से पोजीशन देनी है तो मैं इसकी टॉप को यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूं इसकी बॉटम से पोजीशन सेट हो तो मैं बॉटम को यूज करूंगी, लेफ्ट से सेट हो तो मैं लेफ्ट को यूज करूंगी, एंड राइट से सेट हो तो मैं राइट को यूज करूंगी। तो इन 4 चीजों को यूज करके हम अलग अलग तरीके से एक एलिमेंट को पोजीशन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्टैटिक पोजीशन की। स्टैटिक पोजीशन कहती है कि जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी एलिमेंट पर, क्योंकि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक कर दिया मतलब आपने उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। डिफॉल्ट वैल्यू यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी एलिमेंट के लिए पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट नहीं करते तो उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी पोजीशन स्टैटिक होती है। जहां पर एलिमेंट था वो एलिमेंट वहीं पर हमें दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ऑलरेडी index.html के अंदर क्या किया है, ये एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है। सेक्शन के अंदर एक H2 हेडिंग है जिसमें स्टैटिक डेमो मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा एक डिव मैंने बनाया जो कंप्लीटली खाली है, दूसरा डिव मैंने बनाया है, एंड इस पर हम पोजीशन स्टैटिक अप्लाई करेंगे तो इसको मैंने आईडी भी स्टैटिक दे दी है। कुछ स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। डिव के लिए ये पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जो हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अपने index.html को जब हम देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मेरे पास 2 डिव्स हैं स्क्रीन के ऊपर स्टैटिक डेमो है। मैं क्या करूंगी, style.css के अंदर अपनी स्टैटिक आईडी को यूज करके सबसे पहले तो मैं अपने डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। लेट्स सपोज इसको हम देते हैं कलर येलो। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये येलो है एंड इसकी हम पोजीशन स्टैटिक करने वाले हैं। तो स्टैटिक करने के लिए पोजीशन को मुझे लिखना होता है पोजीशन एंड फिर स्टैटिक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी तो कुछ चेंज नहीं आया, बट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ ये जो एलिमेंट है स्टैटिक पोजिशनिंग के साथ ये टॉप से 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स शिफ्ट हो जाए। जनरली टॉप से 100 पिक्सल शिफ्ट होने का मतलब होता है कि अगर मेरा ये पेज है एंड यहाँ पर मेरा एलिमेंट प्लेस्ड है तो मैं चाह रही हूँ कि लेफ्ट से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है और टॉप से अगर 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस ये है तो मेरा एलिमेंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाए। अगर बॉडी के कंपैरिजन में इस एलिमेंट को शिफ्ट करना होता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट कुछ यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाए। ये मतलब होता है टॉप से इसे 100 पिक्सल्स एंड लेफ्ट से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का। बट क्योंकि पोजीशन स्टैटिक है, अभी तो मैंने 100 पिक्सल्स कहाँ से मेजर किए, यहाँ से मेजर किया। यहाँ से इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया और इस लाइन से मैंने 100 पिक्सल्स मेजर किया। पर जब भी हम पोजीशन को स्टैटिक रख देते हैं तो ये 100 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स काम आते ही नहीं, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जैसे अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि जैसे HTML ने इस येलो डिव को यहाँ प्लेस किया है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद ट्राई करते हैं एक बार पोजीशन रिलेटिव। इस सेक्शन को हम कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करके इसे कर देंगे रिलेटिव डेमो कैपिटल R एंड इसकी आईडी को चेंज करके भी हम कर देंगे रिलेटिव। सेव रिफ्रेश। तो ये रिलेटिव डेमो हम करने वाले हैं एंड इस डिव के ऊपर हम चेंजेस अप्लाई कर रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं कि रिलेटिव क्या करता है। ऑफसेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ। ऑफसेट का मतलब है ये जो 100 पिक्सल्स की लेफ्ट से मैंने स्पेसिंग या लेफ्ट से मैंने पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, या टॉप से जो मैंने 100 पिक्सल्स की पोजीशन सेट करने की कोशिश की थी, इसी को हम CSS के अंदर ऑफसेट कहते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ऑफसेट है ये मेरा टॉप का ऑफसेट है, मतलब टॉप से मैंने ऊपर से 100 पिक्सल सेट करने की कोशिश की, और ये एक तरीके से मेरा लेफ्ट का ऑफसेट है। मैं चाहूँ तो राइट से भी ऑफसेट दे सकती हूँ, बॉटम से भी ऑफसेट दे सकती हूँ। तो जो ऑफसेट्स होते हैं मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारे के सारे रिलेटिव टू इटसेल्फ हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर मेरा एलिमेंट है तो इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि सेंटर पॉइंट से अब मैं इसे 100 पिक्सल्स लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगी, और टॉप से 100 पिक्सल्स शिफ्ट करने का मतलब हुआ कि
टॉप से इसे 100 पिक्सल्स शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से लेफ्ट की तरफ आ जाएगा एलिमेंट, इधर से बॉटम की तरफ आ जाएगा, तो ये एलिमेंट मेरा कुछ यहाँ पर आकर प्लेस हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस सेकेंड डिव को हम स्टाइलिंग देंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं ID रिलेटिव, एंड ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव। इसको कर लेते हैं सेव, एंड अब मैं इसको करने वाली हूँ रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, इसका कलर तो चेंज हुआ ही, बट जो एलिमेंट यहाँ पर प्लेस होना चाहिए था वो कहाँ गया, वो थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। राइट की तरफ शिफ्ट हुआ होने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से मैंने ऑफसेट उसे 100 पिक्सल्स दिया। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट कहने का बेसिक मतलब है कि आपने कुछ स्पेस खिसका दिया उसको। कहाँ से खिसकाया, फोर्स कहाँ से लगी, फोर्स लेफ्ट की तरफ से लगी। जब भी फोर्स लेफ्ट की तरफ से लग रही है तो एलिमेंट कहाँ खिसकेगा, राइट की तरफ। जब भी फोर्स टॉप से लग रही है तो एलिमेंट बॉटम की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने लेफ्ट से इसको फोर्स दी तो ये थोड़ा सा राइट की तरफ खिसक गया, टॉप से फोर्स दी, 100 पिक्सल शिफ्ट किया, स्पेस बनाई, तो ये बॉटम की तरफ आ गया। तो इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन, अब ये 100 पिक्सल्स लेफ्ट और टॉप से शिफ्ट हुआ है एज कंपेयर टू जो इसकी पहले पोजीशन थी। हम इस पेज की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर पोजीशन क्या बन गया था, इसी का सेंटर। नेक्स्ट पोजीशन जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरी एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन कहती है कि वो एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हटा देगी। मतलब जो मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट था उससे कंप्लीटली एलिमेंट हट जाएगा और एलिमेंट को कोई स्पेस भी नहीं मिलेगी पेज के अंदर। एलिमेंट को स्पेस मिलने का मतलब है कि जैसे मैंने इस एलिमेंट को यहां पर क्रिएट किया है तो मतलब इसे यहां पर स्पेस मिली हुई है। बट एब्सोल्यूट जब भी पोजीशन होती है उस केस में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती, एंड मेरा जो एलिमेंट प्लेस होता है इट इज रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। क्लोजेस्ट पोजीशन एंसेस्टर का मतलब है कोई भी ऐसा एंसेस्टर यानी पेरेंट या पेरेंट के ऊपर वाली किसी भी हायरार्की के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन दे रखी हो जिसकी पोजीशन स्टैटिक ना हो, क्योंकि स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो उसके रिलेटिव में होगा, नहीं तो जो इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक है, हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है, बॉडी है, उसके रिलेटिव हम रख रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट कहने का बेसिक मतलब होता है जब तक पेरेंट को पोजीशन नहीं मिली कि हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव रख रहे होते हैं। मतलब मेरा जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका लेफ्ट टॉप मोस्ट कॉर्नर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक और सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेव। यहाँ पर रिलेटिव डेमो की जगह इसको कर लेते हैं एब्सोल्यूट, और इसे भी हम ID दे देते हैं एब्सोल्यूट। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर हम इस ब्लॉक के लिए डेमो करेंगे एब्सोल्यूट। ये सारी की सारी चीज़ें हम कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं, एंड इस बार पोजीशन हो जाएगी मेरे पास एब्सोल्यूट। सेव, रिफ्रेश। तो एब्सोल्यूट पोजीशन के हिसाब से मेरा ये वाला ब्लॉक है जो चेंज हुआ है, इस ब्लॉक को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट ये आया कहाँ पर, ये ऊपर आया। ऊपर आने का मतलब क्या है कि इसने जो मेजरमेंट ली वो टॉप से, मतलब ये वाली जो लाइन है, टॉप मोस्ट लाइन मेरे पेज की, यहाँ से 100 पिक्सल्स बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, टॉप से जब ऑफसेट आया है, और लेफ्ट से ऑफसेट आया है 100 पिक्सल्स का। तो ये एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हुआ है। इस एलिमेंट को ओरिजिनली यहाँ पर होना था, पर क्योंकि किसी पेरेंट के पास यानी इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था मेरा सेक्शन या फिर बॉडी। जब सेक्शन के पास कोई पोजीशन ही नहीं है तो इसका सेंटर क्या बनेगा, इसका सेंटर मेरा पूरा पेज बनेगा। तो पूरे पेज से इसके 100 पिक्सल्स मेजर हुए हैं, सेक्शन से इसके 100 पिक्सल्स मेजर नहीं हुए। तो एब्सोल्यूट कहने का एक तरीके से मतलब है जब तक पेरेंट को कोई पोजीशन नहीं दी कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पर ही प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि रिलेटिव में, स्टैटिक में और एब्सोल्यूट में मेरा एलिमेंट कहाँ कहाँ पर मूव कर सकता है। इनफैक्ट एक और छोटी सी चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस एब्सोल्यूट डेमो के अंदर मैं 3 डिव्स क्रिएट कर देती हूँ। एब्सोल्यूट वाला तो ऊपर मूव हो गया, इसको करूँगी रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, एक और डिव बना देती हूँ रिलेटिव के अंदर। यहाँ पर मैंने 3 डिव्स बनाए। तो जब रिलेटिव डेमो की मैं बात कर रही हूँ, उसका पहला डिव यहाँ पर है, दूसरा डिव यहाँ पर है जिसको मैंने रिलेटिव से मूव कर दिया, तीसरा डिव यहाँ पर है, एक डिव, 2 डिव, एंड ये जो तीसरा डिव था इसके लिए यहाँ पर जगह क्रिएट हुई थी बट ये मूव हो गया, कोई बात नहीं। बट एब्सोल्यूट डेमो की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहला डिव तो वहीं पर क्रिएट हुआ, थर्ड डिव यहाँ पर है, ये मेरा सेकंड डिव है जो ऊपर चला गया। थर्ड डिव को एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, बट एब्सोल्यूट के केस में थर्ड डिव यहाँ पर आया। क्यों आया, क्योंकि एब्सोल्यूट कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट में जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है उसके लिए कोई स्पेस क्रिएट नहीं करूंगा। रिलेटिव के लिए स्पेस क्रिएट होगी, यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बची हुई है, बट एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट के लिए डॉक्यूमेंट ने कोई स्पेस क्रिएट नहीं की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एब्सोल्यूट एंड माई रिलेटिव पोजिशन एलिमेंट। तो इस थर्ड डिव को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड अपनी नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे एक और सेक्शन।
नेक्स्ट पोजीशन जिसकी बात करेंगे ये है मेरी फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन में भी सिमिलर चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट से हमारा एलिमेंट रिमूव हो जाता है और उसके लिए भी कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती। और जब भी फिक्स्ड पोजीशन होती है तो इट इज़ रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक, यानी जो मेरी बॉडी होती है, जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है, उसके रिलेटिव ही मेरा एलिमेंट प्लेस होगा। बट इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस ऑल्दो इतने ज़्यादा डिटेल में हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम चाहें तो फिक्स्ड पोजीशन MDN हम चाहें तो सर्च कर सकते हैं, हम चाहें तो पढ़ सकते हैं एक्सेप्शन कौन कौन से केसेस में आएंगे। फिक्स्ड पोजीशन में यहाँ मुझे दिख जाएगा कि पोजीशन to the initial containing block established by the viewport except when one of its ancestor has a transform perspective or filter property set to something other than none। यानी इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी किसी भी एंसेस्टर को मिल गई जो नन के अलावा किसी और चीज़ पर सेट है, तो फिर उस केस में एंसेस्टर बिहेव्स एज द कंटेनिंग ब्लॉक। फिर डॉक्यूमेंट के रिलेटिव नहीं होगी इनिशियल पोजीशन, बल्कि मेरे एंसेस्टर के रिलेटिव होगी। बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इतनी चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब ऐसे पॉइंट पर आकर हम फंस जाते हैं, थोड़ा सा इतनी डीप में आ जाते हैं, तो डेवलपमेंट करते टाइम हम बहुत बार अपने डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ रहे होते हैं। अब अपने फोर्थ को हम चेंज कर लेते हैं। अब अपने H2 को चेंज कर देते हैं टू फिक्स्ड, एंड इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। सेव स्टाइल के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉपर स्टाइलिंग, ID फिक्स्ड, एंड ये सारी की सारी चीज़ें पेस्ट। पोजिशन कर लेते हैं फिक्स्ड के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा फिक्स डेमो से क्या हुआ? फिक्स डेमो से मेरा ग्रीन वाला ब्लॉक यहाँ पर है और मेरा येलो वाला ब्लॉक कहाँ पर चला गया? मेरा येलो वाला ब्लॉक यहाँ पर आ गया। मतलब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगी ना, तो क्या हो रहा है, ये वाला ब्लॉक स्क्रीन पर वैसे का वैसा रहेगा। ये एक्चुअली एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पेस्ट हो गया है। ये कैसे पेस्ट हुए? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी, तो ये ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल्स आया। ये जो सेकंड ब्लॉक है जो ऊपर की तरफ आया है, इसको हमने पोजीशन फिक्स्ड दे रखी है। ये भी ऊपर से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल आया। दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो किसके रिलेटिव में? पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेटिव प्लेस हुए हैं। यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था, इसीलिए जब मैं ऊपर तक स्क्रॉल कर दूंगी तो वो एक के ऊपर एक चले गए हैं और मुझे सिर्फ एक ही ब्लॉक दिख रहा है। पर जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, बाकी सारी चीज़ें तो पेज के ऊपर स्क्रॉल हो जाएंगी, पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम नोटिस करेंगे कि मेरा ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्चुअली मेरा फिक्स्ड ब्लॉक है। ये वैसे का वैसा रहेगा। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा दिखा भी सकती हूँ। डिव के ऊपर थोड़ा सा हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड लिखकर, तो ये मेरा फिक्स्ड वाला ब्लॉक है जो क्या है? फिक्स्ड है। एंड ऊपर जो प्लेस हुआ है वो मेरा एब्सोल्यूट वाला ब्लॉक है। रिफ्रेश, तो एब्सोल्यूट फिक्स्ड एक दूसरे के ऊपर जाकर प्लेस हो जाते हैं। एंड मैं चाहूँ तो अपने index.html में अगर बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दूँ, जैसे मैंने बहुत सारा टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैंने बहुत सारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, और जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये सब ऊपर चले जाएंगे, पर मेरा जो फिक्स्ड वाला एलिमेंट है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर वैसे का वैसा फिक्स्ड रहेगा। बिल्कुल सेम तरीके से वैसे का वैसा फिक्स्ड है। तो जो हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिस पर नैव बार होता है, नैव बार यानी ऊपर वाले जो ऑप्शंस आते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, और हम स्क्रॉल कर ले वेबसाइट पर तब भी ऊपर के ऑप्शन हमें दिखाई ही देते रहते हैं। वो किस केस में होता है? वो इसी केस में होता है जब मेरा नैव बार फिक्स्ड होता है। यानी अगर मैं विकीपीडिया आपको खोलकर दिखाऊं, तो अगर मैंने स्क्रॉल किया तो ये जो नैव बार है ये वैसे का वैसा मुझे दिखाई देगा। तो एक तरीके से इसको हम पोजीशन फिक्स्ड की पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं कि पोजीशन फिक्स्ड है और ये चीज़ वैसी की वैसी मेरी स्क्रीन पर बनी रहेगी। तो जब भी नेविगेशन बार डिज़ाइन करने होते हैं तो कुछ इस तरीके के ही एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा पोजीशन के लिए एक और ऑप्शन होता है विच इज़ माई स्टिकी MDN अगर आप सर्च करेंगे। ऑल्दो इसको हम अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आप इसको जाकर थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। स्टिकी भी एक ऑप्शन होता है जो आप पोजीशन के लिए सेट कर सकते हैं, आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसको जाकर आप रीड कर सकते हैं। इसके ऊपर जाकर अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर स्टिकी कहने का मतलब होगा कि आप ऊपर की तरफ जाएं तो स्क्रॉल करते हुए क्या होगा? स्टिक कर जाएगा। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रीन पर एक जगह पर आपके लिए स्टिक कर जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी भी होती है पोजीशन के अंदर। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक छोटी सी मिनी एक्टिविटी यूजिंग HTML एंड CSS। हम क्या करेंगे? हम एक सिंपल सा स्माइली फेस क्रिएट करने वाले हैं HTML और CSS को यूज़ करके। हमारा जो फाइनल स्माइली फेस है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब ये फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल लग सकता है, पर जैसे जैसे हम और ज़्यादा CSS की प्रॉपर्टीज सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, तो हम इस स्माइली फेस को और ज़्यादा बेटर भी बना
बना सकते हैं, इनफैक्ट अभी भी बना सकते हैं, बट स्माइली फेस कितना सुंदर है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी को एंड बाकी जो हमने अभी तक CSS पढ़ी है उसको प्रैक्टिस करना। तो इस एक स्माइली फेस को हम बनाने की छोटी सी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले सकते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मैं इसका रफ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मेरा एक आउटर डिव पहले मुझे बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सर्कुलर शेप दे देंगे। उसके बाद इंटरनली क्या करना है, यहाँ पर एक डिव मुझे बनाना है जिसको मैं थोड़ा सा माउथ वाली शेप देंगे। ऊपर मुझे 2 डिव्स बनाने हैं जो मेरे आईज बन रहे होंगे। तो एक डिव मेरा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, एक डिव मेरा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। अब मेजर चैलेंज पता है क्या होने वाला है, हमें पता है कि डिव के अंदर एक डिव बनेगा, उसके अंदर मुझे 3 डिव्स और क्रिएट करने हैं। अब मैं चाहूँ तो आईज को एक सिंगल डिव के अंदर क्रिएट कर सकती हूँ, एक सिंगल स्पेस, एंड उसके अंदर 2 अलग से डिव्स क्रिएट हो गए। पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे सवाल का वो है कि कैसे हम माउथ को इस आउटर डिव के अंदर पोजिशन करने वाले हैं। मतलब इसको कैसे यहाँ पर प्लेस करेंगे, इन आईज को हम कैसे यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। बाकी तो हमें बस शेप चेंज करनी है, इसको कलर देना है, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और सेट करनी है। तो शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया है, ऑलरेडी एक हमने index.html फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ टाइटल डाला हुआ है एंड एक style.css है जो भी अभी एम्प्टी है। सबसे पहले तो अपने फेस की शेप क्रिएट करते हैं। तो हम एक डिव बनाएंगे एंड इस डिव को क्लास दे देते हैं फेस। इसको करते हैं सेव एंड अब फेस को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। लेट्स सपोज फेस की जो विड्थ है इसको हम सेट करने वाले हैं 400 पिक्सल्स, क्योंकि फेस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हम थोड़ा सा बड़ा सा अपना स्माइली फेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाइट जो है इसको भी 400 पिक्सल सेट कर देते हैं। इसे बैकग्राउंड कलर मैं एक स्पेसिफिक येलो कलर देने वाली हूँ, FFA 511। आप चाहें तो कोई भी येलो, स्किनिश, जो भी आपको मन करता है आप वो कलर इसको दे सकते हैं। एंड इसके बाद इसे अगर मुझे राउंड करना है तो राउंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस को हम सेट कर देंगे टू 50%। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो मेरे पास ये मेरा फेस एक बनकर आ गया है। अब फेस के अंदर मुझे क्या करना है, फेस के अंदर मुझे सबसे पहले माउथ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसका। तो इसी डिव के अंदर, मतलब फेस के अंदर ही मेरा जो माउथ वाला डिव है वो क्रिएट होगा। इसे हम क्लास दे देते हैं माउथ, सेव एंड अब हम माउथ की प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो माउथ की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी तो उसकी विड्थ एंड हाइट ही होगी। माउथ की हम जो विड्थ रखने वाले हैं वो रख देते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसकी हम हाइट रख सकते हैं 100 पिक्सल्स रख सकते हैं, 80 पिक्सल्स रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसे हम रखते हैं 75 पिक्सल्स। इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्राउनिश कलर हम इसको देने वाले हैं। आप रेड भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, कोई और कलर भी दे सकते हैं। अब इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मेरा जो माउथ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह, बट क्योंकि मुझे एक फेस क्रिएट करना है तो हम इसको थोड़ी सी सेमी सर्कल शेप देने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरी शेप क्या है, अभी मेरी शेप थोड़ी सी रेक्टेंगल है, मुझे इसको क्या करना है, सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना है। अब सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके की सी शेप चाहिए होगी। इस तरीके की सी शेप में हम एक सेमी सर्कल टाइप शेप क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके की शेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाले कॉर्नर्स दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। मुझे क्या करना है, अपना जो ये बॉटम राइट एंड बॉटम लेफ्ट वाला कॉर्नर है इसको मुझे राउंड करना है। और राउंड करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहले हम इस कॉर्नर की बॉर्डर रेडियस लिखते हैं, फिर हम इस कॉर्नर की लिखते हैं, फिर हम इस कॉर्नर की लिखते हैं एंड फिर हम इस कॉर्नर की बॉर्डर रेडियस लिखते हैं। तो इसकी बॉर्डर रेडियस तो मुझे कुछ सेट नहीं करनी तो उसको 0 लिखेंगे, इसकी भी सेट नहीं करनी 0 लिखेंगे। इसे हमें राउंड करना है तो राउंड करने के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं कितने पिक्सल्स राउंड करना है। लेट्स सपोज अभी के लिए हम शुरुआत करते हैं 50 पिक्सल्स इसे राउंड कर दो एंड 50 पिक्सल्स मेरी बॉटम लेफ्ट को राउंड कर दो। तो ये मैं बॉर्डर रेडियस सेट करने वाली हूँ। लेट्स सेट द बॉर्डर रेडियस टू 0 0 50 पिक्सल्स एंड माई 50 पिक्सल्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। अब मेरा माउथ तो यहाँ पर क्रिएट हो गया, वैसी शेप भी क्रिएट हो गई, बट इसे मुझे फेस के कुछ इस पोर्शन के अंदर सेट करना है। तो सबसे पहले तो इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट से क्या होगा, एब्सोल्यूट से हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे कि ये सेट कहाँ पे होना चाहिए, इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर होनी चाहिए पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसकी पोजीशन, माउथ की पोजीशन सेट कर देते हैं टू एब्सोल्यूट। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अब मुझे पता है
कि मेरा जो फेस है एट द एंड अगर वो सर्कल जैसा दिख रहा है अभी, पर है तो वो एक स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर शेप में साइज क्या है, स्क्वायर शेप में ये वाली साइड है मेरी 400 पिक्सल्स एंड ये वाली साइड भी है मेरी 400 पिक्सल्स। और मेरा माउथ किस शेप का है, वो भी एक तरीके से रेक्टेंगुलर शेप का है। उसमें मुझे पता है मेरी जो विड्थ है ये है 200 पिक्सल्स एंड मेरी जो हाइट है ये है करीबन 75 पिक्सल्स। मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ पर है, क्योंकि सारे के सारे डिव्स का स्टार्टिंग पॉइंट मेरे डॉक्यूमेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ से मुझे देखना है कि टॉप से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा माउथ जो है ऊपर से एटलीस्ट आधा फेस तो कवर करके आए, तो 200 पिक्सल्स इसको हम टॉप से दे सकते हैं कि इस वाली लाइन से एटलीस्ट 200 पिक्सल्स ये नीचे की तरफ आ जाए। जब 200 पिक्सल्स नीचे की तरफ आएगा तो मतलब मेरे फेस का जो हाफ पार्ट होगा वहाँ से नीचे की तरफ मेरा माउथ स्टार्ट होगा। तो इसे क्या करते हैं, टॉप से हम दे देते हैं 200 पिक्सल्स, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ऊपर से 200 पिक्सल्स शिफ्ट हो गया। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर सकते हैं, यानी अगर माउथ को मुझे थोड़ा सा और नीचे लेकर आना है तो इसमें 50 पिक्सल्स और मैं ऐड कर सकती हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ गया। अब ये भी करेक्ट पोजीशन नहीं है, मुझे माउथ को थोड़ा सा सेंटर करना पड़ेगा। तो इसे राइट की तरफ धकेलने के लिए मुझे लेफ्ट से इसको ऑफसेट देना पड़ेगा। लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना पड़ेगा, उसके लिए भी एक बार थोड़ी सी हल्की सी मैथ लगाते हैं कि लेफ्ट से, यानी अभी मेरा जो बॉक्स है वो कुछ यहाँ पर है, तो इस बॉक्स को मुझे यहाँ पर धकेलना है, यहाँ पर धकेलना है, मतलब मेरी जो सेंटर लाइन जाए वहीं से मेरा माउथ जाए। ये अगर टोटल विड्थ 200 पिक्सल्स है तो लेफ्ट की तरफ 100 पिक्सल्स रह जाए, राइट की तरफ भी 100 पिक्सल्स रह जाए। और ये टोटल क्या है, 400 पिक्सल्स, मतलब यहाँ पर भी 100 पिक्सल्स होगा और यहाँ पर भी मेरे पास 100 पिक्सल्स होगा। तो मैं इसे लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना चाहती हूँ, इतना ऑफसेट देना चाहती हूँ, विच इज़ इक्वल टू माई 100 पिक्सल्स। एक बार वो चीज़ भी करके देखते हैं। लेफ्ट से इसे ऑफसेट देते हैं 100 पिक्सल्स के इक्वल, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। कुछ मैंने बड़ी चीज़ नहीं की है, बिल्कुल 5th 6th वाला मैंने मैथ यूज़ किया है, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ किया है। एंड इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी अगर आप एक फ्रंट एंड इंजीनियर के रोल में बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, उसमें आपका मन करता है आगे जाकर। इनफैक्ट ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, अगर किसी को डाउट है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार हल्का सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने एक लाइन खींची, मैंने सोचा माउथ जो है उसकी शेप है टोटल 200 पिक्सल्स के इक्वल, पर अभी ये बॉक्स यहाँ पर नहीं है सेंटर पे, ये बॉक्स कहाँ है, यहाँ पर है। मैं इसे कहाँ पर भेजना चाहती हूँ, ये एरिया 100 पिक्सल का करना चाहती हूँ, ये भी 100 पिक्सल का करना चाहती हूँ। तो ये इक्वली सेंटर में है तो इस तरफ भी 100 पिक्सल्स हो जाएगा, इस तरफ भी 100 पिक्सल्स रह जाएगा, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए, टोटल 400 पिक्सल्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे यहाँ पहुँचाना चाहती हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 100 पिक्सल्स के इक्वल। तो इक्वली सेंटर के ऊपर जाकर मेरा माउथ सेट हो जाएगा, जो कि हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी आईज की। तो आईज के लिए मैं एक डिव क्रिएट कर दूंगी। इस डिव को हम क्लास दे देते हैं आईज, एंड इसके अंदर हम लेफ्ट आई एंड राइट आई अलग अलग क्रिएट करेंगे। अलग अलग क्रिएट करने का सिर्फ एक सिंपल रीजन है, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी लेफ्ट आई राइट आई की, एक प्रॉपर्टी बस डिफरेंट होगी कि हमारी राइट आई का डिस्टेंस लेफ्ट आई के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, क्योंकि राइट आई को राइट की तरफ शिफ्ट होना है। तो एक और डिव हम क्रिएट कर देते हैं, डिव, इसे हम क्लास देंगे लेफ्ट आई एंड नीचे की तरफ एक और आई विच इज़ माई राइट आई, सेव। अब स्टाइल देते हैं। सबसे पहले दोनों को जो मुझे कॉमन स्टाइल देना है, यानी लेफ्ट आई एंड राइट आई को जो कॉमन स्टाइल देना है उसे सेम दे देंगे। हम इसे विड्थ देने वाले हैं लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स एंड हाइट देने वाले हैं 100 पिक्सल्स। और उसके बाद इसे बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50%। बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं ब्लैक, क्योंकि आईज हो गई। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी 2 आईज क्रिएट हो गई हैं। अब इन दोनों आईज को मुझे क्या करना है, सेम लाइन पर लेके आना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर सकती हूँ इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि डिव को इनलाइन की तरह बिहेव करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये मेरी दोनों आईज क्रिएट हो गई हैं। अब इन दोनों आईज के लिए पोजीशन सेट करते हैं। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन प्रॉपर्टी को सेट करते हैं टू एब्सोल्यूट, सेव, रिफ्रेश। अब एब्सोल्यूट जैसे ही सेट किया तो दोनों की पोजीशन अब किसके अकॉर्डिंग हो रही है, पूरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो रही है। तो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग दोनों की पोजीशन है, तो दोनों की पोजीशन अभी सेम है। और सेम कहाँ पर है, एक आई दूसरे आई के ऊपर जाकर प्लेस हो गई है, इसीलिए एक आंख गायब हो गई है, क्योंकि वो दोनों सेम जगह पे अभी डॉक्यूमेंट में। अगर हम इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा देखें
तो यहाँ पर ही राइट आई होगी एंड यहीं पर मेरे लिए एक तरीके से मुझे लेफ्ट आई दिख रही होगी। लेफ्ट आई भी यही है, राइट आई भी यही है। ये मेरा माउथ है, ये मेरी लेफ्ट आई है, ये मेरी राइट आई है। अब लेफ्ट आई के लिए क्या पोजीशन सेट करनी चाहिए? मैं चाहती हूँ मेरी जो लेफ्ट आई है माउथ के डायरेक्टली लेफ्ट एंड के ऊपर की तरफ आए, राइट आई जो है माउथ के राइट एंड के ऊपर की तरफ आए। लेफ्ट एंड के ऊपर की तरफ आने का क्या मतलब है? माउथ को कितना दिया था मैंने लेफ्ट से ऑफसेट 100 पिक्सल्स, तो आई को भी कितना देना है 100 पिक्सल्स। लेफ्ट एंड राइट अभी के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट से दोनों को देते हैं 100 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या किया, माउथ के डायरेक्टली ऊपर आ गए, बट अब ये फेस से बाहर जा रही है तो इसे टॉप से भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। थोड़ा सा टॉप से भी हम इसे देते हैं, लेट्स सपोज इसे हम 100 पिक्सल्स देते हैं टॉप से, तो ये कुछ इस तरीके से बन गई। अब ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है आई, हम चाहें तो इसे साइज में थोड़ा छोटा कर सकते हैं, हम इसे चाहें तो 50 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक आई साइज लग रहा है इसका। अब लेफ्ट और राइट दोनों यहाँ पर है, मुझे क्या करना है, राइट को थोड़ा सा और ऑफसेट देना है। तो राइट को अलग से ऑफसेट देने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी राइट आई, एंड यहाँ पर लेफ्ट से कितना ऑफसेट देना है, लेफ्ट वाली आई को तो 100 पिक्सल्स दिया है, इसको हम एक बार 200 पिक्सल्स देकर देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो 200 पिक्सल्स से यहाँ पर आए, पर मुझे तो यहाँ चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्टली 50 पिक्सल्स के इक्वल है। कैसे है ये मैं आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दे रही हूँ कि राइट आई का मुझे कैसे पता चला कि मुझे एग्जैक्टली 250 पिक्सल सेट करना पड़ेगा। अभी 200 किया है, 250 करते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो ये एग्जैक्टली इस एंड के ऊपर आई। कैसे पता चला मुझे, ये आपको बताना है। आपको क्या करना है, यही वाला जो रेक्टेंगुलर फेस मैंने ड्रॉ किया था, मेजरमेंट ली थी, उस हिसाब से मुझे बताना है कि राइट वाली आई एग्जैक्टली इसको लेफ्ट से 250 पिक्सल्स का ऑफसेट कैसे दिया मैंने, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा जो स्माइली फेस था वो प्रिपेयर हो गया, एंड इस तरीके से हमने सारी चीज़ें सेट की हैं। लेफ्ट आई राइट आई को पहले लेफ्ट से ऑफसेट इतना दिया था, पर क्योंकि राइट आई को बाद में CSS में दे दिया, तो CSS की प्रॉपर्टी होती है कि लास्ट में जो वैल्यू आपने सेट की है वही सेट होगी, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर सेट हो गई एंड राइट आई सही पोजीशन पर आ गई। हम चाहें तो इस स्माइली फेस को और ज़्यादा डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे आई बॉल्स भी क्रिएट कर सकते हैं इन आईज के अंदर, या फिर छोटा सा नोज ऐड कर सकते हैं, सेमी सर्कल टाइप शेप का, काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज़ को हमने लिख कर देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। हाय एवरीवन, एंड CSS के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है CSS नेक्स्ट स्टेप्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे CSS के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट उनके अंदर और डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं, उनको हम ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है अल्फा चैनल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे कोई भी कलर सेट करना है, मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, फॉन्ट के लिए कोई कलर सेट करना है, तो उसके लिए हम RGB वैल्यूज़ को यूज़ करते थे। तो RGB की फॉर्म में मुझे पता है R स्टूड फॉर रेड, ये G ग्रीन के लिए होता था, एंड B होता था मेरे ब्लू के लिए। बट RGB के अलावा एक और चैनल होता है जिसको हम अल्फा चैनल कहते हैं। कलर में अल्फा चैनल का काम होता है कि वो कलर के लिए ओपेसिटी बताता है, मतलब कलर मेरा कितना ज़्यादा विजिबल होगा और कितना ज़्यादा हिडन होगा। इस अल्फा चैनल की वैल्यू दूसरे चैनल से थोड़ी सी अलग होती है। यानी मुझे पता है कि मेरा जो रेड चैनल होता था उसकी वैल्यू 0 से 255 होती थी, मेरे ब्लू चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी, एंड मेरे ग्रीन चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी। लेकिन मेरा जो अल्फा चैनल होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है। ऑब्वियसली हम डेसिमल्स में जा सकते हैं। यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि कोई भी कलर जिसको हमने RGBA, हम RGBA सेट करते हैं, ये मेरी RGB वैल्यूज़ हो गई और ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। ये ग्रीक के अंदर अल्फ़ा का सिंबल होता है, तो इसीलिए अल्फ़ा को जब हम लिख रहे होंगे तो हम पेंसिल से कुछ ऐसे शेप बनाते हैं। 0 के अंदर अल्फ़ा चैनल का मतलब होता है कि आपने कलर तो सेट कर दिया पर वो कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, और 1 का मतलब होता है कि वो कलर पूरा दिखाई देगा, मतलब हम इसको कंप्लीटली विजिबल कह सकते हैं। इसके अलावा मैं 0.2, 0.5, 0.82 इस तरीके से कई सारी डेसिमल वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी मतलब विजिबिलिटी उस कलर की इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा चैनल का काम होता है, इट सेट्स द ओपेसिटी फॉर अ कलर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, जहाँ पे 0 का मतलब है कलर मेरा पूरा हिडन होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, एक index.html फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर बॉडी के अंदर हम एक डिव को क्रिएट करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव। इसे हमने ऑलरेडी एक style.css से लिंक कर रखा है। style.css में जाकर हम डिव के लिए
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। हाइट को सेट कर देते हैं लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स, विड्थ को सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब इसे हम RGBA बैकग्राउंड कलर देंगे। इसे हम कलर दे देते हैं रेड, तो 255, इसे 0 दे देंगे। ये ग्रीन यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हम दे देंगे 0 एंड अल्फा चैनल को अभी के लिए हम सेट करते हैं टू वैल्यू 0। तो मुझे पता है 25500 का मतलब बेसिकली होता है मेरा रेड कलर, बट रेड कलर के लिए अभी मैंने अल्फा वैल्यू क्या सेट की है, 0 सेट की है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट जैसे ही हम अल्फा वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, सेव रिफ्रेश, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरा पूरा कलर रेड वैसे का वैसा दिखाई देगा। अगर अल्फा वैल्यू को हाफ कर देंगे यानी 0.5, सेव रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो गया। ट्रांसलूसेंट यानी कंप्लीटली ओपेक नहीं है, पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है कलर मुझे। इनफैक्ट यहाँ से मेरा जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है उस पर थोड़ा सा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ क्या हो रही है, मेरी अल्फा वैल्यू बढ़ रही है। 0.732 हो गई, 0.781 हो गई, 838 हो गई, यानी इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मेरा क्या होगा, कलर उतना ही विजिबल होगा। जैसे जैसे कम होती जाएगी कलर उतना ही कम विजिबल होता जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो एक येलोइश या ग्रीनिश कलर हम इसको दे सकते हैं थोड़ी सी कम अल्फा वैल्यू के साथ। इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा हल्का सा ग्रीनिश कलर आ गया जिसकी अल्फा वैल्यू अभी 0.633 है। अब यही सेम अल्फा वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हेक्स कोड की फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी मेरा ये जो कलर है इसकी अगर मैं हेक्स कोड में फॉर्म देखूं तो ये है 4DFF00, यहाँ पर A1 आ रहा है। ये जो मेरा कलर है इसमें लास्ट में ये जो A1 है, A1 क्या है, मेरी अल्फा वैल्यू है। जब भी हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में अपने कलर को लिखते हैं तो शुरू के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं ये तो मेरा कलर है, बट लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये मेरी अल्फा चैनल की वैल्यू को बताते हैं। तो अल्फा चैनल अगर हेक्स कोड में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी वैल्यू 00 से लेकर FF तक जाती है, जहाँ 0 का मतलब होता है कम्प्लीटली हिडन एंड FF का मतलब होता है कम्प्लीटली विजिबल। तो अपने कलर के अंदर इसकी वैल्यू को हम 00 अगर सेट कर दें तो ये जो मेरा एलिमेंट है पूरा गायब हो जाएगा। बट अगर इसी वैल्यू को हम FF सेट कर दें, सेव रिफ्रेश, तो ये अब कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा। तो फिर मेरा RGB हो या फिर मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो, हम अपने अल्फा चैनल को यूज़ कर सकते हैं अपने कलर की ओपेसिटी को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरी ओपेसिटी। यानी ओपेसिटी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, और इस प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द ओपेसिटी फॉर द एलिमेंट। डिफरेंस क्या हुआ, अल्फा चैनल का काम होता था कलर की ओपेसिटी सेट करना, कि कलर कितना ज़्यादा दिखाई देगा और कितना कम दिखाई देगा, जबकि ओपेसिटी क्या सेट करता है, पूरे एलिमेंट की ही विजिबिलिटी सेट करता है कि एलिमेंट कितना दिखाई देगा और कितना नहीं दिखाई देगा। इसकी भी रेंज कहाँ से होती है, 0 से 1 तक होती है, वेरी सिमिलर टू अल्फा चैनल। 0 का मतलब हिडन, 1 का मतलब कंप्लीटली विजिबल। जैसे हम इसे लिखते हैं ओपेसिटी, जो कि मेरी अपने आप में प्रॉपर्टी बन जाती है 0.5 इसकी वैल्यू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपने index.html में नीचे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर मैं एक मान लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक H3 हेडिंग क्रिएट करते हैं, दिस इज माई हेडिंग, एंड उसके साथ साथ हम एक बटन क्रिएट करते हैं, क्लिक मी इसको नाम दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा एक सेकंड डिव आ गया, हेडिंग क्लिक मी। अब ये जो एलिमेंट है इस डिव को हम एक और आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम आईडी देते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी के लिए हम अलग वैल्यू सेट करते हैं, हैश ओपेसिटी। इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं येलोइश, तो FFA 511 हल्का सा येलोइश कलर, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड डिव आ गया, ये मेरा फर्स्ट डिव आ गया। अब सेकंड डिव के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, सेकंड डिव के अंदर इसकी ओपेसिटी को हम सेट करेंगे 0। जैसे ओपेसिटी को 0 सेट किया और इसको रिफ्रेश किया, मेरा डिव तो गायब हो ही गया, उसके साथ साथ क्या क्या गायब हो गया, उसके साथ साथ उसकी हेडिंग भी गायब हो गई है, हिडन हो गई है, एंड बटन भी हिडन हो गया है। बट अगर मैं अपने फर्स्ट डिव को, यानी इस वाले डिव को अगर एक हेडिंग देती H3, सेव रिफ्रेश, इसकी हेडिंग दिखाई दे रही है, और इसको अगर कलर में मैंने FF की जगह 00 कर दिया और रिफ्रेश किया, तब भी इसकी हेडिंग दिखाई देगी, बट सेकंड वाले के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसे भी दिखाते हैं। एंड अब इसकी ओपेसिटी को अगर मैं 1 करूँ
तो उस केस में क्या हुआ, दोनों डिव्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो मेरा अल्फा चैनल है सिर्फ कलर को मैनिपुलेट करेगा, हेडिंग बाकी दूसरे एलिमेंट्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिव को अगर मैंने ओपेसिटी 0 दे दी तो उस केस में क्या हुआ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, चाहे मेरा बटन हो गया हो, चाहे मेरी हेडिंग हो गई हो, ये सारे के सारे पर मेरी ओपेसिटी वैल्यू अप्लाई करेगी। अगर चाहूँ तो इसको ओपेसिटी हम 0.5 भी दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, मेरा डिव तो धुंधला हो ही गया, मेरी हेडिंग भी वैसी हो गई ट्रांसलूसेंट, मेरा बटन भी ट्रांसलूसेंट हो गया, उसके अंदर का टेक्स्ट भी ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट यानी जो कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी ओपेसिटी इन सारी की सारी एलिमेंट्स पर अप्लाई करती है।